this is Zainul Arfeen from Tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 6th चैप्टर की, that is numbered as chapter number 15 and its names is inheritance. अब inheritance से आपको क्या समझ में आई? यूजुअली उर्दू में कहें तो विरासत, लेकिन किस चीज़ की विरासत? यहाँ पे हम प्रॉपर्टी या पैसे की बात तो नहीं कर रहे. इनहेरिटेंस में हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं, यानी आपने जो अपने पेरेंट्स से लिए या आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स से लिए. तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी में डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. Genetics is a branch of biology that deals with the study of genes, genetic variations and heredity in organisms. अब heredity जो है उसी को हम simply inheritance भी कह सकते हैं. Inheritance का मतलब है transmission of characteristics from parents to offspring. और जो characteristics होते हैं, जो transfer होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेट्स. आपके पेरेंट्स से जो पास होते हैं वो जीन्स होते हैं और उन्हीं जीन्स के थ्रू वो ट्रेट्स आते हैं. और जीन्स क्या है? वो एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. फिर बात आ जाती है क्रोमोसोम्स की और जीन्स की. अब जीन्स जो हैं उनके पास होता है डीएनए. जीन्स को अगर हम एग्जैक्टली कहें तो वो ये है, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज अ जीन. यानी कि ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने को डायरेक्ट कर रहा हो. हमारे पास जो हैं वो जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी काफ़ी सारे जीन्स हैं जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में एडजस्टेड होते हैं. और जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. टोटल 46 हैं लेकिन हम उनको कहते हैं 23 पेयर्स. अब उसमें से जो 23 पेयर्स हैं वो जो ईच पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनमें वो डेंसली पैक्ड होती है इंफॉर्मेशन, और हमारा जो डीएनए है वो उनके अंदर ही होता है, लेकिन वो इस फॉर्म में होता है कि वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती. वो सिर्फ अकेला ही नहीं होता, उसने न्यूक्लियोसोम्स बनाए होते हैं. न्यूक्लियोसोम्स कैसे बनते हैं कि हमारा डीएनए जो है कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो बहुत डेंस्ड होता है, और उन प्रोटीन्स को हम यूजुअली कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीन्स की, इनहेरिटेंस की और क्रोमोसोम्स की. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएनए का जिक्र ना आए? डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए जो है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल की फॉर्म में हमें बताया था कि किस तरह से हमारा जो डीएनए है वो बिल्ट होता है. उसमें शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है और उसके दरमियान में कुछ बेसिस होती हैं. वो बेसिस क्या है? वो बेसिस हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. अब एडेनिन और थायमीन एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं और ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं. और जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. कि अब हम ये देखेंगे किस तरह से जो डीएनए है जो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस तरह से काम करता है. अब डीएनए के पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी सेल की फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए. It performs its role by giving instructions for the synthesis of specific proteins. अब वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और कुछ फंक्शनल भी हो सकती हैं, यानी कि एंजाइम्स वगैरह जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. अगर इस तरह से हम बात करें तो आपके जो सेल में होने वाली हर चीज़ है वो डीएनए से कंट्रोल हो रही होती है. वो कंट्रोल कैसे हो रही होती है? तो वो कुछ प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू हो रही होती है. उसमें से पहला जो स्टेप है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पहला स्टेप जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन का. उसमें ये होता है कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर. इस पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का वो कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल, और उस आरएनए मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए. और ये जो पूरा प्रोसेस है कॉपी होने का उसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन.
फिर ट्रांसलेशन आ जाती है। ये जो मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है ये आगे राइबोसोम्स के पास जाती है और राइबोसोम्स उन कोड्स को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक अमाइनो एसिड ऐड होता है, वो ऐड होता जाता है और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, एक चेन बनती जाती है। इस प्रोटीन सिंथेसिस के इस वाले स्टेप को हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। अब जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने बात की कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स भी इसी तरह पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उनकी लोकेशन भी फिक्स होती है। The locations or positions of genes on chromosomes are known as loci, और अगर हम सिंगल बात करें तो locus, उस पोजीशन को हम locus कहते हैं। अब हर जीन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को जो है डिटरमिन करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे जीन्स होते हैं और जीन्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जो वो जीन का पेयर होता है वो उसको हम डिनोट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट या लेटर्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें जीन ए की, तो अगर उसके दोनों जो जीन्स हैं वो सेम हैं तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे कि 2 कैपिटल ए या फिर 2 स्मॉल ए। और अगर बोथ जीन्स जो एक पेयर के अंदर हैं वो डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हो भी सकते हैं, तो हम उसको डिनोट ऐसे करते हैं एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो इससे हमें ये पता चला कि जो जीन पेयर है उसके अंदर डिफरेंट तरह से जीन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 1 ऑल्टरनेट फॉर्म्स, और उन ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील्स। अब ये जो एलील्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। उस पैटर्न को या द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, यानी वो जो जीन्स हैं वो जिस पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको हम जीनोटाइप कह देते हैं। जीनोटाइप जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, दे आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में ये होता है कि जीन पेयर जो होता है उसमें 2 आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, और जबकि जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है उसमें ये होता है कि जीन पेयर में 2 डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कैपिटल ए और स्मॉल ए वाली। अब फिनोटाइप क्या होती है? अभी हम जीनोटाइप की बात कर रहे थे, तो वही जीनोटाइप जो है द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, उसको हम कह देते हैं फिनोटाइप। यानी वो चीज जो हम आंख से देख सकते हो, हमें नजर आ रही हो, वो उसकी फिनोटाइप होती है। अब एलील्स के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। कुछ एलील्स जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं और कुछ रिसेसिव होती हैं। अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में बात करें या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की बात कर रहे हो, तो एक एलील जो है अगर दूसरे वाले एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे या डोमिनेट कर जाए तो उस वाले एलील को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। और जो एलील ऐसी हो जो डोमिनेंट ना हो, यानी वो एक्सप्रेस ना हो रही हो, तो उस वाली एलील को हम कह देते हैं रिसेसिव। इतनी देर से हम सारे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, तो वो क्यों कर रहे थे? उसकी रीज़न ये है कि अब हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको समझने के लिए इसके बैकग्राउंड की हमें बहुत ज़रूरत थी। अब मेंडल जो था उसने कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं वो बताए थे ऑर्गेनिजम्स में, विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब हमें पता है कि वो क्या थे, वो जीन्स थे। मेंडल ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए उसके पास कुछ खास किस्म के ट्रेट्स होने चाहिए, तो या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या हैं? एक तो ये कि उसमें डिफरेंट ट्रेट्स हों, अ नंबर ऑफ ट्रेट्स हों जिनको कंसिडर किया जा सके और स्टडी किया जा सके। फिर क्या कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट हों कि उनको स्टडी किया जाए। अगर कोई प्लांट है तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही हो मेजरली, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चेंज करना चाहें तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ऑप्शन भी होनी चाहिए। फिर जो भी ऑर्गेनिज्म स्टडी किया जा रहा है या सिलेक्ट किया गया है स्टडी के लिए, उसका जो लाइफ साइकिल है वो फास्ट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर सकें। अब मेंडल ने एक लॉ जो है वो प्रपोज किया था, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेट का मतलब होता है सॉर्ट आउट कर देना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करने से पहले उसने एक पी प्लांट पे बेसिकली स्टडी की थी और उसके डिफरेंट ट्रेट्स को उसने आइडेंटिफाई किया था। वो ट्रेट क्या थे कि वो सीड की शेप थी कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, सीड का कलर था कि वो येलो है या ग्रीन है, उसके फ्लावर्स की बात हुई थी कि वो पर्पल हैं या वाइट हैं, फिर जो पॉड्स थे उसकी शेप थी,
और इसी तरह उसने ये कुछ 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनको आइडेंटिफाई किया था। फिर क्या किया कि उसने एक कैरेक्टरिस्टिक चूज कर लिया कि मैं सबसे पहले एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करूंगा या एक सिंगल ट्रेट को स्टडी करूंगा, और उस स्टडी को या उस जब उसने स्टडी करने के लिए उन प्लांट्स को क्रॉस किया तो उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ट्रेट डिस्कस की जाए या स्टडी की जाए। उसने पेरेंटल जनरेशन में 2 सीड टाइप्स ली, दोनों का कलर ग्रीन ही था, लेकिन एक जो थी शेप थी पी की वो राउंड थी, दूसरे में रिंकल थी। जो उसने F1 जनरेशन आई उनके क्रॉस से वो सारी की सारी राउंड थी। फिर उसने F1 जनरेशन जो थी उनको आपस में क्रॉस किया, यानी दोनों राउंड शेप के सीड्स को, तो उससे जो F2 जनरेशन आई उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिले, यानी कि जो 75% जो जनरेशन आई उसके पी की जो शेप थी वो राउंड थी और 25% रिंकल्ड भी थी। अब इससे उसने एक कंक्लूजन निकाली कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो जीन्स हैं या उनके जो एलील्स हैं यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो ईच पेयर जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, और जो हर सिंगल गैमीट बन रहा होता है उसमें अलग अलग चला जाता है। जब पेरेंट्स और के जो एलील्स हैं वो फ्यूज करते हैं उसके रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है वो जो जीन्स उसके पास आते हैं वो फिर पेयर की फॉर्म में आते हैं और वो एक एक गैमीट दोनों पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, तो वो इस वजह से डिफरेंट कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और इस वाले उसको लॉ को उसने कह दिया कि दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर उसने एक और लॉ प्रपोज किया, उसको कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल ने क्या किया कि मेंडल स्टडीड 2 contrasting traits of at a time. Such crosses are called dihybrid crosses. अब उसने कौन सी ट्रेट्स ली? उसने 2 सीड ट्रेट्स ले ली, एक शेप और एक कलर। अब उसने पेरेंटल जनरेशन में जो सीड सेलेक्ट किए वो क्या थे कि राउंड और येलो, जो यानी सीड शेप होगी वो राउंड होगी लेकिन कलर येलो होगा, और जो दूसरा पेरेंट उसने लिया वो शेप जो होगी वो रिंकल्ड होगी और उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। उसमें जो उसके पास F1 जनरेशन आई वो सारी की सारी राउंड थी और येलो थी। तो फिर जब उसने उस F1 जनरेशन को ग्रो किया और उसके बाद उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया तो उसके पास थोड़े डिफरेंट रिजल्ट्स आए। उसके पास एक पर्टिकुलर रेशो आई, वो रेशो थी 9:3:3:1, यानी राउंड येलो जो थे वो 9 की रेशो में थे, राउंड ग्रीन जो थे वो 3 की रेशो में थे, जो रिंकल्ड येलो थे पी के जो दाने थे जो मटर थे वो 3 की रेशो में थे, और जो रिंकल्ड और ग्रीन थे वो 1 रेशो में थे। तो उस चीज़ से उसने एक कंक्लूजन निकाली कि जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट होती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों? यानी कि जो पहले उसने 2-2 कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लिए थे, जब उसके पास जनरेशन नेक्स्ट से नेक्स्ट आई तो उसमें वो मिक्स हो गए, यानी येलो राउंड सीड्स भी आए और राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आ गया। इसी तरह जो है रिंकल्ड ग्रीन तो थे ही थे, उसके साथ रिंकल्ड येलो सीड्स भी आ गए, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और वो मिक्स होकर नेक्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं। अब मेंडल ने जब ये लॉज दे दिए तो उसके बाद साइंटिस्ट इस पे काम करते रहे, तो उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई, यानी कि ये पता चला कि कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि एक पेयर ऑफ जीन्स से ज़्यादा जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिमिलरली बहुत सारी ट्रेट्स ऐसी भी हैं जिसके 2 से ज़्यादा एलील्स भी हो जाते हैं इन अ जीन पेयर। अब कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हैं ये इसी चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, और ये क्या हैं? ये डेविएशंस हैं मेंडल के लॉ से। अब कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 2 डिफरेंट एलील्स जो एक जीन पेयर के हों वो एक्सप्रेस कर रहे हों कंप्लीटली, यानी इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हों, और कोई भी किसी उसमें जो है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी दोनों डिस्पाइट बीइंग कि ये कौन सा वाला एलील है दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हो, तो वो कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है हीटेरोजाइगस जीनोटाइप में जहाँ पे दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो एक ब्लेंड या मिक्सचर की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हों, और उसमें से कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंट ना हो ओवर द अदर। मतलब जैसे अगर हम एक कोई प्लांट लेते हैं जिसके वाइट फ्लावर्स हैं और एक हम प्लांट ले लेते हैं जिसके रेड फ्लावर्स हैं, अब उनको क्रॉस करें, अगर रिजल्ट में हमारे पास
पिंक फ्लावर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों जो कलर है यानी फ्लावर्स का वो ब्लेंड होके एक मिक्सचर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं उसमें हम जैसे बात कर रहे थे डिफरेंट फिनोटाइप्स की, यानी डिफरेंट तरह के पी की शेप्स और उसके कलर्स आ रहे थे, तो ये क्या है, वेरिएशंस हैं। अब इन्हीं वेरिएशंस को हम आगे देखते हैं कि वो वेरिएशंस किस तरह से आती हैं। अगर हम एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो मेन सोर्सेज हैं वेरिएशन के वो कुछ ये हैं कि पहली जो बात है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की है। वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, जो मियोसिस के दरमियान हो रही होती है, जो क्रोमोसोम्स अपने कुछ पोर्शंस एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी वजह से जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। फिर कुछ म्यूटेशंस आती हैं जो एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं और एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन भी हो रही होती हैं, वो म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है वेरिएशन का। फिर एक और चीज़ इंश्योर करती है इस वेरिएशन को, वो ये है जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं एक टाइम पे, उनमें से एक सिंगल एग को एक सिंगल स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है। ये जो एक प्रोसेस है ये भी इंश्योर करता है कि वेरिएशन आए। उसके बाद जीन फ्लो है, डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं और जब पॉपुलेशंस इंटरमिंगल करती हैं, आपस में मेट करती हैं, तो वो जो जीन फ्लो होता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, वो भी वेरिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर वेरिएशंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, वी हैव डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस वेरिएशंस। अब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस ये होती हैं कि उनमें एक डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होती है, यानी कि दे शो अ डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। कि अगर हम ब्लड ग्रुप्स की एग्जांपल ले लें तो वी हैव 4 डिस्टिंक्ट ब्लड ग्रुप्स और जितने भी इंसान हैं उन्हीं 4 में से कोई एक टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं उसमें ये होता है कि जो फिनोटाइप्स होती हैं दे शो अ कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर। ये इसी तरह है जिस तरह हम अगर हाइट की बात करें तो कोई छोटा है, कोई उससे थोड़ा बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, यानी शॉर्ट और टॉल कि उसकी एक रेंज है और उसकी में डिफरेंट हाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह जो फुट साइज होता है वो भी लोगों का वेरी करता है, किसी के बहुत छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, मीडियम पे बहुत बड़े होते हैं, और जो मेजरमेंट है उसकी वो हर छोटे छोटे पॉइंट पे चेंज होती है। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं ये किस तरफ जाती हैं, ये एवोल्यूशन की तरफ जाती हैं। एवोल्यूशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो सकती है और आर्टिफिशियल या सिलेक्टिव भी हो सकती है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। वो क्या है, दैट इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस, यानी टाइम के साथ साथ उनमें एक पर्टिकुलर चेंज आए और वो उनके उस पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाए। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर बेसिकली दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, उनमें चेंज आ रही होती है ओवर टाइम, और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। अब एवोल्यूशन के कुछ मैकेनिज्म्स हैं और उनमें से एक है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमेना है, ये जो मैकेनिज्म है, वो प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने, और उसने ये कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि ऐसे लोग या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, दे आर सिलेक्टेड नेचुरली और उनका सर्वाइवल आसान होता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट के अंदर किसी बीमारी के अगेंस्ट ज़्यादा इम्यूनिटी है, वो हार्श वेदर कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है, तो वो वाला प्लांट सिलेक्ट हो जाएगा नेचुरली, और आगे जो प्लांट्स आते जाएंगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक आगे पास होता जाएगा। अब जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का वो ये है कि एवोल्यूशनरी फिटनेस जो है एक ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ज़रूरी है उसके सर्वाइवल में। फिटनेस मींस एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा जो सिलेक्ट हो जाएगा या ज़्यादा फिट होगा। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो दैट टर्म वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय पर्शियन साइंटिस्ट अबू रेहान बिरूनी इन द 11th सेंचुरी। उसका ये कहना था, या एक एग्जाम्पल है, ये कह सकते हैं हम कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह हैं उनके पास स्पेसिफिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि डेवलप हुई थी ओवर टाइम थ्रू इंटेंशनल ब्रीडिंग।
यानी इंटेंशनल ब्रीडिंग उन इंडिविजुअल्स की जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और दूसरा, इस तरह से आर्टिफिशियली सिलेक्ट हुए वो डोमेस्टिक एनिमल्स कि वो वाली जो ब्रीड्स या वो वाले इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, उनकी ब्रीडिंग नहीं कराई गई, यानी उसको डिस्करेज किया गया। तो इस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स में हमने ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन या आर्टिफिशियली सिलेक्ट होते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड everything about genetics, inheritance, laws of inheritance and evolution. I have tried my level best to explain everything in detail. This is your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.